समाहिका अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी 1.5 घंटा और भारतीय बाजार में आज दिन भर मुनाफा वसूली हावी। तो क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में दबाव, निफ्टी 21,600 के नीचे फिसला। HDFC बैंक, रिलायंस, ITC और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा, 6% से ज़्यादा टूटा बंधन बैंक। और तीसरी तिमाही के अपडेट के बाद CLSE की बिकवाली की राय से फिसला गोदरेज कंज्यूमर। स्टॉक आज 4% से ज्यादा गिरा। मैरिको में भी करीब इतनी ही गिरावट। केमिकल शेयरों में तेज गिरावट, नवीन फ्लोरीन 6% गिरा। आरती इंडस्ट्रीज में 4% की डिक्लाइन। UPL, अतुल, नवीन फ्लोरीन भी 2 से 3% नीचे। और चमल फर्टिलाइजर की बोर्ड ने शेयर बायबैक को दी मंजूरी। 450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करेंगे 700 करोड़ का बायबैक पर खर्च। टेंडर रूट के जरिए होगा बायबैक। स्टॉक में आज 2% का उछाल। बाजार की अब नजरें बजाज ऑटो पर। यह भी कंपनी कर रही है बायबैक को लेकर आज बोर्ड बैठक। कमजोर बाजार में भी सुलह विनियार्ड्स में दूसरे दिन भी 15% की तूफानी तेजी। 2 दिन में 30% से ज्यादा उछला शेयर। CLSE ने सुलह में दिया 863 रुपए का टारगेट। और दिसंबर में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भारी निवेश जारी। नवंबर के मुकाबले 9.5% का दिखा उछाल। स्मॉल कैप फंड्स में जोरदार निवेश का सिलसिला बरकरार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची SIP। पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 50 लाख करोड़ के पार। ओके, चलिए फिर मार्केट की बात करते हैं। वैसे जितना ख़राब लग रहा है शायद उतना ख़राब दिन है नहीं मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ शेयरों में आज मोमेंटम अभी भी काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट अगर आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखेंगे, सिर्फ टॉप ट्रेडेड लिस्ट, और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक भी रेड स्टॉक नहीं है। जो टॉप वॉल्यूम से सॉर्टेड शेयर में देख रहा था हजता, उसमें इनफैक्ट टॉप 20 तक एक भी नाम रेड का नहीं है, सारे के सारे ग्रीन नाम है। तो खैर ठीक है मार्केट में। और अभी जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया उसमें भी आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप में काफ़ी शानदार इन्फ्लो है। लगातार स्मॉल कैप में इन्फ्लो रहा है, तो वैसे कोई इतनी दिक्कत नहीं है मार्केट में। ये क्लीन आउट फेजेस हैं मार्केट में जो लगातार आपने देखे हैं। आज भी ऐसा ही एक फेज़, लेकिन टफ दिन तो है, क्योंकि जो जनवरी का एक महीना रहता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, वो फिर से एक बार। आज की ट्रेड के हाईलाइट है निफ्टी का रिजेक्शन 21,750 का, और बैंक निफ्टी अब काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर है। हम बात करेंगे कुछ लेवल्स की उनकी, लेकिन कुछ स्टॉक्स को छोड़ दें तो आज मिड कैप्स भी गिरे हैं एक्चुअली। एडवांस डिक्लाइन, वैसे एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं है, इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता था। BSE पर तो अभी भी एडवांसेस ज़्यादा हैं NSE से, लेकिन NSE पर 1:1.3 का है। लेकिन नेट में कहूँगा कि फिर भी आज थोड़ा सा पेनफुल सेशन रहा है मार्केट के लिए। पेनफुल है क्योंकि आपको अचानक फिर वो निफ्टी मिड कैप्स में ट्रिपल डिजिट के जब लॉसेस देखने को लगते हैं कि थोड़ा सा पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। अनुज, कंस्ट्रिंग 21,600 को चैलेंज करके बैठे हैं। सुबह में इसकी आप लोग बात भी कर रहे थे कि ऊपर में 21,750 इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वो फ्राइडे का पीक था। उसको अटेम्प्ट किया लेकिन उस पर टिका नहीं है, तो क्लियरली वहां पर रेजिस्टेंस है नहीं। लेकिन नीचे सपोर्ट के लिहाज से ये जो आज का लो है वो काफी है, या फिर ये भी थोड़ा सा डगमगा सकता है? देखिए 564 का हमारा 21,564 का एक क्रूशल लेवल था, वही ऑलमोस्ट लो था आज का 21,552। और ये जोन है 21,564 से 21,500, ये इंपॉर्टेंट है। 21,564 जो थर्सडे का लो था, 21,500 सीरीज का लो था। 21,500 के नीचे अगर आप बंद होने लगे, तो जो मेरा सुबह भी व्यू था कि फिर मार्केट में गिरावट बढ़ेगी और 21,000 तक के दरवाजे खुलेंगे। और वो जो आज सुबह राहुल शर्मा जी बात कह रहे थे कि मार्केट शायद जनवरी में करेक्शन के लिए तैयार है, 1000 पॉइंट करेक्शन वो बोल रहे थे। 21,832 834 का हमारा हाई है, उसके हिसाब से करीब 300 पॉइंट तो हम गिर चुके हैं एक्चुअली देखा जाए तो और यहाँ से गिरे तो और 500 पॉइंट की मेरे ख्याल से डाउन साइड ओपन होगी। लेकिन अगर हमने किसी तरीके से 21,500 प्रोटेक्ट कर लिया हजता और बंद हो गए उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से बुल्स को लगेगा कि चलिए ठीक है, ये थोड़ी सी एक मार्केट जो बीच बीच में छोटी मोटी करेक्शन दिखाती रहती है, ये उस तरीके की करेक्शन थी और मार्केट रेडी है फिर से रैली करने के लिए। अगर 21,500 आपने बचा लिया
तो एक और रैली हो सकती है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पर है? दिक्कत है आपकी बैंक निफ्टी में जी। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल पर है और इसका पहला इंडिकेशन मिला था फ्राइडे को जब HDFC बैंक अच्छे अपडेट के बावजूद गिरा था 47,500 से 47,800। ये बहुत क्रूशियल लेवल्स है। और एक चीज़ आपको याद होगी, पिछले हफ्ते हमने एक बात की थी कि पहला टेस्ट 20 डेमा का सक्सेसफुल होता है, इंडेक्स बचा लेता है। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते एग्जैक्ट 20 डेमा से रिवर्सल दिखाया था। इस बार अगर आपने 20 डेमा टेस्ट किया और अगर ब्रेक किया तो मुझे लग रहा है कि फिर दिक्कत बढ़ेगी। वो 20 डेमा कहाँ पर है? 47,450 पर। वो नहीं टूटना चाहिए और स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर। अभी टाइम है उसमें, वैसे 350 पॉइंट दूर है, लेकिन मेरे लिए वही सबसे क्रूशियल लेवल रहने वाला है 20 डेमा बैंक निफ्टी पर। ओके, तो उस पर्टिकुलर लेवल को वॉच करें 47,450। उससे जितनी दूरी रहे उतना ही बेहतर रहेगा बाजार की हेल्थ के लिए। वीरू, आफ्टरनून बताइए, वायदे बाजार से क्या संकेत? हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। एक्शन सारा कैश में है हालांकि, और सूला लग रहा है बस एक ही चीज़ शाइन कर रही है बाजार में, दैट्स सूला। उसके सिवा सब कुछ अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त तो एज ऑफ नाउ बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग हाई से काफ़ी स्टॉक्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ काउंटर्स जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, देखिए GMR एयरपोर्ट्स को छोड़ देता हूँ, TVS मोटर्स को छोड़ देता हूँ, ये तो टॉप गेनर है ही, लेकिन 2-3 स्टॉक्स लूँगा उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर। एक बार IRCTC लेके आइएगा, सुबह भी इसका जिक्र हुआ था। आज करीब हमने 918 पे इसको कैच किया था, इंटरडे हाई लगाया करीब 934 का, बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, लगभग 2,19,000 शेयर इसके वाई में बिल्डअप हुए हैं और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ हर्षिता। तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग नोट पे रीड कर रहा हूँ। अच्छे लेवल्स हैं, वेरिएशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। दूसरा है सन टीवी, आज करीब 731 और ये अपना एक बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन था इसका, करीब 730 के आसपास इन द मंथ ऑफ जुलाई 2018, उसको पार करके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे OI शेयर हो रहा है। लगभग 70,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं। दूसरा स्टॉक जिस पर नजर रखनी है सन टीवी, एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे HDFC AMC, 1% ऊपर 3351, लेकिन अब ये अपना जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है जहाँ पे हल्का सा कंजेशन बैठ रहा था करीब 3330 से लेकर लगभग 3350 के जोन में, ऑलमोस्ट उसको पार करता हुआ ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री की तैयारी करता हुआ, और वो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल है। करीब 10,000 शेयर इसके OI में कम हुए हैं। तो एक HDFC AMC और जो बैकफुट पे ट्रेड है जिसकी हमने अनुज और मैंने सुबह बात भी की थी, दैट्स केमिकल बास्केट UPL, आज एक अपना मल्टी मंथ बेस तोड़ता हुआ डे लो की ट्रेजेक्ट्री में 566 और काफ़ी शॉर्टिंग हुई है इसके ओपन इंटरेस्ट में। तो एक यहाँ पर अगर आप इंटरडे बिल्डअप देखें तो 25 लाख शेयर का, तो आज केमिकल बास्केट में ह्यूज शॉर्टिंग और स्पेशली आपका UPL डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। हर्षिता, ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स UPL पे बातचीत करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज पर बातचीत भी करेंगे कि क्या वजह है कि इन स्टॉक्स में आज दरअसल सेल साइड की पोजीशंस आई हैं। फटाफट से मैं आपके लिए पेश करती हूँ आज किन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और किन स्टॉक से सहारा है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे। कंस्टिंग स्क्रीन थोड़ी सी लाल है। UPL जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे 3% का डिक्लाइन इधर, SBI लाइफ, DV's लैब और HUL जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली। आज FMCG के कुछ पॉकेट्स में वीकनेस हमने देखी है। ब्रिटानिया भी है जहां पर HUL का साथ देता हुआ 1.5% तक का नुकसान इधर आता हुआ। एक और लिस्ट आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप साइड पर क्या क्रैक कर रहे हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज 4% नीचे, नवीन फ्लोरीन, बंधन बैंक आज खासा टूटा है, 6.5% का नुकसान, और हिंदुस्तान कॉपर बैंड से बाहर निकला और यहां पर मुनाफा वसूली का सिलसिला शुरू है, 4.5% के नॉक देखने को मिला है। अदानी पोर्ट आज ऊपर है, BPCL में हल्की खरीदारी, पावर ग्रिड 1% ऊपर, बजाज ऑटो बायबैक का इंतजार है और वो स्टॉक आधे % के गेंस दिखा रहा है। जंपल फर्टिलाइजर का बायबैक का टाइम आ गया, प्राइस आ गया है और उसके बाद 3% के गेंस। TVS मोटर, अदानी पोर्ट, HPCL ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है आज के दिन दरअसल एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजी और मंदी दोनों ही तरफ के ट्रेड्स आपको नजर आएंगे। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा पैनल बताएगा आपको कहां तेजी और कहां मंदी करनी है। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी हमारे साथ है, SMFIS के, साथ ही टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और राजेश पालविया है। 2:15 बजे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगातार SIP फ्लो बढ़ रहा है, उस पर हाईलाइट डालेंगे, यतिन को जोड़ेंगे इस डेटा के साथ। DLF की एक और प्रॉपर्टी दरअसल मिनटों में बिकी है। कंपनी के जॉइंट MD और चीफ बिजनेस ऑफिसर आकाश ओरी होंगे हमारे साथ। लग्जरी प्रोजेक्ट है जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा तगड़ी है। FMCG सेक्टर
से क्या उम्मीद करनी चाहिए इस तीसरी तिमाही के लिए? प्रियम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, उनसे बात करेंगे। 2:45 बजे फिर सुमित आपको बताएंगे कि केमिकल स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या है। 2:50 पर मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर अक्षित रंजन जुड़ेंगे। 3 बजे यतिन से रुख लेंगे, जायजा लेंगे राधा डीलिंग रूम्स का, और ऑफ कोर्स एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स के साथ क्लोजिंग की रणनीति। ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारे गेस्ट को ज़रा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए और एक एक करके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। इस समय मार्केट डील होके काफ़ी करीब। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए बाय या सेल? बाय बिल्कुल। और स्टॉक होना चाहिए मनप्पुरम फाइनेंस। लगता है यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए। 179.55 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा सिर्फ 178 का। तेजी पकड़े तो 185 भी पॉसिबल है। मनप्पुरम फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट भी मिला है मनप्पुरम फाइनेंस। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस आप कह रहे तेजी वाला ट्रेड बनेगा, खरीदारी करके चले। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड? जी तो देखिए, खरीदारी करनी है जेके सीमेंट में, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आज एक अहम आंकड़ा जो 4000 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे जेके सीमेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3940 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और 4150 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी की थोड़ी कमी है, तो कैश में ही कॉल है। ओके तो आपका जेके सीमेंट और डेरिवेटिव से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखे। मानस कैश के स्टॉक्स में एक अनवांटेड जो शॉर्टिंग प्रेशर होता है उससे दूर रहना चाहते हैं। 4015 पे जेके सीमेंट यहाँ पर बाय है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, शॉर्ट कॉल रहेगी एशियन पेंट्स। इसका स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। 10-20 डीएमए को इसने कंप्लीटली निगेट करके यहाँ पे जो जिस तरह से ये रिवर्सल दिखा रहा है डेली चार्ट पे, मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 3260, 3250। तो 3250 का टारगेट पकड़ के चलिए। 3250 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को बेचे और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो है 3360 का। तो इट्स अ सेल इन एशियन पेंट। एशियन पेंट्स। ओके चलिए शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी मेरा ध्यान लॉन्ग साइड में ही है और सन टीवी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है 710 पे का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है 755 770 को टेस्ट करने के लिए। तो फ्यूचर्स में बाय रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 710। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो भी आप 740 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20-22 रुपये के बीच में आप ट्रेड कर आप ले सकते हैं और स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर आप रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स आएंगे। ओके तो सन टीवी में भी एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बन रही है। शिल्पा जी ने ये ट्रेड दिया। शरद, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है संवर्धन मदरसन एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर कंपनी है। इसके अलावा आप जो पॉलीमर बेस्ड इंटीरियर एक्सटीरियर हैं वहाँ भी कंपनी की काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है। आने वाले समय में हमें लगता है जैसे जैसे कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है जोग्राफिकली भी, प्रोडक्ट वाइज भी और इसके अलावा कस्टमर लेवल पे भी और सेगमेंट नए सेगमेंट वाइज भी, उसका फ़ायदा नंबर्स में दिखाई देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में 2025 तक कंपनी 2.5 लाख 2 लाख 2.6 लाख करोड़ तक अपना टॉप लाइन ले जाने की बात कर रही है एज अ ग्रुप। तो हमें लगता है काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ रहना चाहिए। यूएस और हंगरी में कुछ एक्सपेंशंस किए हैं जिनका इफेक्ट आने वाले समय में दिखना चाहिए। एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों पे कंपनी ने नए एक्विजिशंस किए हैं। पिछले 2 साल में लगभग 17-18 एक्विजिशंस कंपनी कर चुकी है। तो मुझे लगता है इन सब का कंबाइंड बेनिफिट आपको आने वाले समय में नंबर्स में भी दिखना चाहिए। और बड़ी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी में लार्जेस्ट कंपनीज में गिनती होती है। हमारा ये मानना है अगले साल की ईपीएस 6-7 रुपए के आसपास आनी चाहिए और 25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 150 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से संवर्धन मदरसन। ओके संवर्धन मदरसन यहाँ पर 150 रुपये के टारगेट के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ये हो गई शरद अवस्थी जी की कॉल। तो चलिए इस समय की सारी कॉल्स मार्केट्स पर एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। जीएमआर एयरपोर्ट्स अब फ्रीज की तरफ ये स्टॉक इनफैक्ट एक बार जरा इसका चार्ट लिख रही है, सॉरी इंट्राडे लो से रिकवरी देख रहा था मैं,
लेकिन 5% ऊपर ये स्टॉक इस समय करीब करीब 88 पर कई बार आया ये हमारी स्पॉटलाइट में भी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, GMR का गोवा में भी नया एयरपोर्ट जो मोबा वाला एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी शानदार कर रहा है। तो फुटफॉल्स काफ़ी बड़े हैं वहाँ पर, काफ़ी बड़े हैं क्योंकि वो नॉर्थ गोवा में है ना। हाँ। तो पहले क्या था कि आपको डाबोलिम से जाना पड़ता था, 2 घंटे उसमें लग जाते थे। अब ये सीधा नॉर्थ गोवा में है और बहुत शानदार एयरपोर्ट बना है एक्चुअली, तो इसके लिए ये एक कारण हो सकता है। लेकिन शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। शरद जी, कोई कवरेज है आपका या कोई व्यूज़ पर GMR एयरपोर्ट्स पर? देखिए, कवरेज तो ऐसा सच नहीं है, बट मुझे लगता है रिसेंटली एयरपोर्ट चार्जेस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली इनको मिलना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज स्ट्रिक्टली नॉर्मल मेट्रिक्स पे तो मुझे नहीं लगता आप इसको वैल्यू कर सकेंगे, बट ग्रोथ वगैरह अगर ये जो रिवीजन आती है इसकी वजह से और तगड़ी रह सकती है। पर रनअप भी मेरे हिसाब से पिछले 6-8 महीने में लगभग डबल से ज़्यादा हो ही गया है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड शायद मुश्किल हो, बट डिटेल कवरेज नहीं है मेरी। बट पॉजिटिव साइड पे खाली यही है कि इनके जो एयरपोर्ट चार्जेस हैं वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले कुछ समय में, तो उसका फ़ायदा इन लोगों को मिलना चाहिए। ओके मानस, इसमें कोई ट्रेड लिया जाए इससे पहले कि ये बैन में आ जाए? बिल्कुल ट्रेड लेना है और वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के पैटर्न्स बन रहे हैं और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मेरा समझना है कि शायद 94-95 तक के स्तर आपको GMR में बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 84.90 के रखिए और टारगेट 94 के सेट करिए। ओके इसमें एक और रीज़न जिसकी वजह से हर्षदा रैली आ रही है पिछले 3-4 महीने से GMR में, वो इसलिए कि ऑब्वियसली GMR के पास दिल्ली एयरपोर्ट है जी। और अदानी के पास मुंबई एयरपोर्ट है, वो जो उन्होंने GVK से लिया था। जी हाँ। अब अदानी एयरपोर्ट्स की बात हो रही है कि शायद उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट कभी भी निकल कर आ सकती है, और अपेरेंटली जो इनहेरेंट वैल्यूएशन बता रहे हैं वो शायद 1.5 लाख करोड़ के करीब की बात हो रही है। GMR 50,000 करोड़ पर अवेलेबल है, जबकि शायद सेम प्रोफाइल, बल्कि मैं कहूँगा स्लाइटली बेटर प्रोफाइल है एयरपोर्ट्स के मामले में, क्योंकि दिल्ली है बॉम्बे को काउंटर करने के लिए, साथ ही हैदराबाद है प्लस गोवा है। तो इसके लिए ये भी एक और रीज़न है कि इस तरीके की यहाँ पर आपने एक वन वे रैली देखी है यहाँ पर। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। और ऑफ कोर्स वो वैल्यूएशन रीचेक में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं स्टॉक्स हम सब जानते हैं। कई सारे लोग इनफैक्ट 100 एंड बियॉन्ड के टारगेट्स वैसे भी GMR एयरपोर्ट पर देते आए हैं। अच्छा चलिए कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है, इसके बावजूद कि बाजार में क्लियरली प्रेशर बढ़ रहा है। एक और स्टॉक जो काफ़ी चर्चा में रहा है और काफ़ी मोमेंटम में भी, वो है TVS मोटर। इसका हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 3-3.25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। गावा साहब, अब आ चुका है ये 2050 के स्तरों पर, और मैं फ्यूचर्स के प्राइस पर को रेफरेंस में रख रही हूँ। बताइए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? TVS मोटर बाय मोड पर है। ये शॉर्टलिस्टेड स्टॉक था, करीब 7 स्टॉक थे, उसमें एक TVS मोटर भी था। अब वो ऑन है, ब्रेकआउट चाहिए था 2000 के आसपास, वो मिल चुका। अब ट्रेड कर रहा है 2039। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 2100 के है, फिर 2200 के भी देखेंगे। साइडवेज वो मिल सकता है, कभी कभी स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 1980 का, और डिप मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए, ना मिलता है तो होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप डीप रखिए। 2200 पॉसिबल आते दिनों में TVS मोटर। यस जी हाँ, TVS मोटर्स आज का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आई थिंक सेकंड बेस्ट। और आज जो इसका प्राइस है 2049 आपकी स्क्रीन पर सुबह सुबह बाय कॉल गई थी ये स्क्रीन पे, पहला सौदा में जब अनुजर में थे, और इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई पे। बट जब बाजार इस कंसोलेशन के दौर में है, निफ्टी बैंक और कुछ बड़े मैसेजेस को रीड करने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, कुछ देर पहले हम जब वो MF के स्टेयर्स देख रहे थे, जो फ्लो था, आई मीन बल अल्टीमेटली जो बेनिफिशरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। HDFC AMC, आप और मैं इस पर कई बार बात करते आए हुए हैं। आज ये स्टॉक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में खड़ा है। क्या व्यू बन रहा है HDFC AMC पे? शानदार मूव, बीता 1 साल तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मूव शुरू हुआ था, वो जो एक बार याद होगा आपको, एक ब्लॉक जो पेंडिंग था वो हुआ था, उसके बाद डबल हो गया ये स्टॉक, उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि उसके बाद बात हुई थी कि MSCI में उस समय इंक्लूजन के लिए स्टॉक में 15 से 20% की रैली की ज़रूरत थी। 15-20% छोड़िए, उससे कहीं ज़्यादा रैली उसमें आ गई थी मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें एक फेज़ आया था जिसमें इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था वीरू, इन लाइन विद अदर HDFC ग्रुप स्टॉक्स। मेरे ख्याल से उस समय पर अगर आप देखें बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो स्टॉक्स हैं, इंटरमीडिएट स्टॉक्स हैं, आप चाहे BSE का स्टॉक ले लें, चाहे एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक ले लें, उन सब में मैसिव री रेटिंग हुई थी।
म्यूचुअल फंड वालों स्टॉक्स में उतनी री रेटिंग शायद नहीं हुई थी, तो इसके लिए उसका एक कारण ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स की प्रॉफिटेबिलिटी वाकई में थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ रीसेंट रेगुलेटरी मूव्स। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जिस तरीके का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, आई थिंक ये लॉजिकल था कि इन स्टॉक्स में भी रैली आएगी, और ये रैली आ गई, तो उसमें सरप्राइजिंग तो खैर कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये स्टॉक वापस, जैसा आपने बोला, अपने लाइफ टाइम हाई पर आया, लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल से ये यहीं पर है। अगर 3 साल पहले भी इसका लाइफ टाइम हाई मेरे ख्याल से करीब करीब इतना ही था, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात आपने बिल्कुल सही कही अनुज, के 3 साल पहले भी यही प्राइस था, और डबल स्विंग में करीब सितंबर 2021 में इसका हाई लगाया, करीब करीब समझ लीजिएगा कि 3319 का, आज 3319 पे। प्रकाश सर, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपने कई बार कॉल दी है, आपका व्यू सर अब यहाँ पर अगर ये 3360 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज हो रहा है तो टेक्निकली इसका मैसेज क्या है और अगला टारगेट क्या बनेगा आपके मुताबिक? वेल, एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो मुझे लगता है नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 3500 के होने चाहिए। हाँ, नियर टर्म 3400 है, लेकिन वो पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। बाई मोड पर है, करेक्शंस आते हैं, चले जा रहे हैं। 3325 का स्टॉप था, चले आज भी अगर कोई ट्रेड ले ले, 2-3 दिन 4 दिन रख लिए तो 3500 पॉसिबल है। तो ये ट्रेड तो बाय साइड ही बनता है। सेफ स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। ओके, सेफ स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जरा। और आज बंधन बैंक में कोई न्यूज़ तो मैंने ऐसा नहीं जो मैंने मिस की हो, लेकिन स्टॉक में आज काफ़ी वीकनेस है। इनफैक्ट इस समय 6.5% नीचे ये स्टॉक, एफएनओ का टॉप लूजर, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है 232 पर, इस समय है अभी ये 235 पर। शिल्पा जी, इसने काफ़ी रेजिलेंस दिखाई थी पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन आज एक ही दिन में सीधा 6% नीचे। कोई व्यू स्टॉक पर, बंधन बैंक पर? जानू जी, बंधन बैंक का भी जो रेंज है 250 to 55 इसका अपसाइड में, इसमें इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता ही है बार बार। तो यहाँ पे अभी जो स्टॉक अभी 235 जोन्स में वापस आ गया है, तो मुझे लगता है यहाँ से ये वापस एक बार आपको 228, 220 जोन्स तक भी एक बार आपको ये ड्रैग लेके करके जाएगा। तो आप ये जो 230 का जो पुट है यहाँ पे, जो रफली अभी 5 रुपये 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, किसी को अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है थ्रू पुट कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहे। और यहाँ पे मुझे लगता है आप 3 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ये व्यू सही जाता है 228 से 220 के बीच में अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो आपको ये प्राइस आपको प्रीमियम डबल होते हुए भी मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली बंधन बैंक में। कोई खास वजह शायद आपको समझ में आ रही है कि क्यों टूटना चाहिए स्टॉक अचानक इतना? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक नंबर्स में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट पिछले कुछ समय से क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास इनके एनपीए के नंबर्स को लेकर थोड़ी नर्वसनेस रहती है बाजार में। तो हो सकता है उसी को बाजार प्रीएम्प्ट कर रहा हो कि वापस से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स वहां नजर आए। बट ये वैल्यूएशन पे लगभग कितना 1.9 टाइम्स पे आ रहा है, और अगले 2-3 साल ग्रोथ रेट्स वगैरह हम एक्सपेक्ट करें काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है इन वैल्यूएशंस पे, बट गिरने का रीजन मेरे हिसाब से यही है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा होगा बाजार। और जैसा अभी दूसरे वो भी शिल्पा जी भी बोल रही थी कि ये लेवल्स पे यूजुअली करेक्ट होता है, तो आजकल एल्गोस वगैरह भी काफी ट्रिगर हो जाते हैं, और मास फॉलोइंग तो है ही है जो है। तो मुझे लगता है वही सब रीजन की वजह से नॉर्मल करेक्शन है। कोई न्यूज तो मैंने भी नहीं देखी जो इतनी नेगेटिव हो कि 5-6% स्टॉक करेक्ट कर जाए। स्पीच स्टॉक में आ चुका है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी कंपनियां, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि HCL टेक इस समय 1% ऊपर आ चुका है। निचले लेवल से इन्फोसिस में कुछ खरीदारी के अंश दिखने लगे हैं। देख लेते हैं क्या यही हाल TCS का भी है, क्योंकि TCS इन्फी परसों 11 तारीख को अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। मामूली बढ़त इनफैक्ट TCS में लोअर से आ रही है, लेकिन इन्फोसिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली HCL टेक है, HCL है जो करीब 1% घूम चुका है। राजेश जी, नजर गई है HCL टेक पर? श्वेता जी, मुझे लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज में एक रिलीफ रैली है जो 1450 के ऊपर, 1450 के ऊपर अगर HCL टेक जाता है तो ये रैली थोड़ी और एक्सटेंड होगी 1480 तक। बायस जो है HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है, कहीं पे वीकनेस है लेकिन कहीं पे स्ट्रेंथ है। तो HCL टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेंथ है वो 1450 के ऊपर बढ़ेगी 1480 तक। तो बायस जो है पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 1425 का। HCL टेक्नोलॉजीज और निफ्टी आईटी में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, और 1447 पे ट्रेड करता हुआ। और आज भी निफ्टी आईटी ने अपने शुक्रवार के स्विंग लो को, या फिर गुरुवार की लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को, या फिर बुधवार की लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को वॉलेट एज ऑफ नाउ तो नहीं किया। बट याद रखिएगा
जिन जिन सेशंस का मैंने जिक्र किया उन सेशंस का, सभी सेशंस का हाई था 10 डे उसको भी पार नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ब्रेकडाउन के केसेस में एक बार जुबिलेंट फूड्स लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पर डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है और एक बार फिर से क्लियरली विजिबल है कि 550, 60, 70, 80 की ट्रैजेक्टरी की जो सप्लाई है ये स्टॉक नियर टर्म में एब्जॉर्ब कर जाए, उस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। शिल्पा जी, आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन इतनी भारी कैंडल आज, ह्यूज सेलिंग प्रेशर, आई मीन एक ही सेशन में लगभग 50-100 एमआ को तोड़ देना और आज 10-20 की नेगेटिव क्रॉसओवर्स, आपका व्यू क्या कह रहा है मैम? इस वक्त कैसे प्ले कर रहे हैं आप लोग? जो जुबिलेंट फूड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं फ्रेश सेलिंग के लिए तो रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज 520 पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो सपोर्ट है। तो इनफैक्ट यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, 520 का आप टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे अगर ये व्यू सही रहता है तो फिर आपको एक क्विक मूव टूवर्ड्स 550 वापस मिलेगा। बट अगर ये 520 के नीचे सस्टेन करता है तो ये व्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा अपना पोजिशन, एंड देन वन कैन अप्रोच फॉर सेल फॉर टारगेट्स ऑफ 480। चलिए ये कुछ और स्टॉक्स एक बार रिविजिट कर दें। हिंदुस्तान कॉपर आज बैन से बाहर आया और यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई, करीब अब 4.5% नीचे ये स्टॉक। और ये देखिए, लोग नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि बैन से बाहर आया तो और भागेगा। आज सुबह शायद इस चक्कर में कई लोग सुबह इस पर थोड़ा सा एंट्री लिए होंगे और उसके बाद आज सेकेंड हाफ में एक बड़ा डिक्लाइन। एक बार होनासा भी लेकर आइए, होनासा में ब्लॉक डील हुआ था और यहाँ पर अब एक अपर सर्किट इस स्टॉक में करीब 10% का मूव। तो क्लियरली मार्केट को कुछ सेंस हुई है कि इस ब्लॉक डील में किसी इन्फ्लुएंशियल नेम ने लिया है शायद, तभी एकदम से इसमें एक अपर सर्किट लगा। लेकिन बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज की। धमाकेदार इन्वेस्टमेंट जारी है। दिसंबर में भी स्मॉल कैप्स में काफ़ी इन्फ्लो आया है। एक बार चलते हैं सारे आंकड़े जानने के लिए यतिन के पास। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली अगर हम इस टाइम की बात करें तो दिसंबर महीने का डेटा बहुत ज़बरदस्त है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। म्यूचुअल फंड सही है तो हमको पता ही है, लेकिन जो AUM है म्यूचुअल फंड्स का, ये 50 लाख करोड़ के पार चला गया है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ आपको मोमेंटम दिख रहा है। एक दिसंबर में इक्विटी फंड्स का इनफ्लो लगभग 10% बढ़ा साल दर साल बेसिस पे, और निवेशकों की सबसे पहली पसंद है स्मॉल कैप फंड और उसके बाद मिड कैप फंड। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जो आउट परफॉर्मेंस मिला है स्मॉल और मिड कैप में, इसका जो भनक है वो रिटेल निवेशकों को भी पता है और इसीलिए शायद वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड रिपोर्ट कार्ड की, तो इक्विटी फंड्स जो हैं SIPs वो अभी लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो लार्ज कैप फंड्स है इसमें से नेट पैसे गए हैं लगभग 280 करोड़ रुपए नेगेटिव आउटफ्लोज आपको होते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की तो लगभग 1400 करोड़ का इनफ्लो आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है दिसंबर के महीने में। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ भी लगभग 3,850 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस के म्यूचुअल फंड्स को मिला के लगभग 5,000 करोड़ प्लस आपको इनफ्लो आता हुआ दिखाई दिया है सिर्फ दिसंबर के एक महीने में, जबकि लार्ज कैप फंड्स बिल्कुल फ्लैट आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इनफ्लोज के लिहाज से। और आखिर में SIP कॉन्ट्रीब्यूशन कहें तो 17,500 यानी लगभग एग्जैक्ट फिगर बोलूँ तो 17,610 करोड़ का इनफ्लो आपको SIP के जरिए मिलता हुआ दिखाई पड़ा है सिर्फ दिसंबर के महीने में। तो क्लियरली एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप में निवेशक जो है अभी भी मार्केट में तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल स्मॉल कैप्स में। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें ये दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये कि भाई अब स्मॉल कैप्स हम 6 महीने से कह रहे हैं कि कई स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन आप पैसे की ताकत से लड़ नहीं सकते, पैसा आ रहा है तो। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं अजदा, ये आर्गुमेंट मैंने पहले भी सुनी है, कई बार सुनी है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, इवेंचुअली जाएगा ही मार्केट में। ज़रूरी नहीं है ऐसा। कभी एक बार हल्का सा भी कोई इशू आ गया तो चाहे पैसा आए या ना आए, मार्केट फिर भी गिरता है। Correct. तो ये इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाय द वे, एक बार बैंक निफ्टी देखिए, एकदम से 600 पॉइंट नीचे लुढ़का और शायद उसका कुछ इम्पैक्ट बैंकेक्स की एक्सपायरी से रिलेटेड मूव भी हो सकता है। एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा इंटरडे में, ये देखिए किस तरीके से एकदम से गिरा और अब ये कंफर्टेबली उस लेवल के नीचे है जो हम बात कर रहे थे, और अब वो 20 डेमा वापस काफ़ी क्रूशल बन जाएगा। इनफैक्ट वीरू, एग्जैक्ट लेवल क्या है 20 डेमा का बैंक निफ्टी पर? ओके, आई थिंक थोड़ा वीरू के साथ एक टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जाते हैं उसके पास वापस। लेकिन गाबा सर, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट जो आज का जो लो है अभी रिसेंटली, वो एक सपोर्ट जोन है, एक डबल बॉटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी कह सकते हैं जो था 47,805 फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये भी टूटा तो और गिरावट आ सकती है। यहाँ पर एक जगह है मेक और ब्रेक जोन,
अगर यहाँ पर टूटता है तो पॉसिबल है कि 47,200 भी देखेंगे आप। तो यहाँ पर वो कल भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर है यहाँ से एक बाउंस भी मिल सकता है, लेकिन आज का सपोर्ट मेरे ख्याल से मिल चुका, शायद टूटे नहीं तो अच्छा है, लेकिन है वीक। वीक है एंड लेट्स होप कि टूटे नहीं। जैसे गावा सर कह रहे हैं, स्टॉक्स आप देखिए जो बिखर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। SBI आप देखिएगा करीब देखते देखते अब नियरली 1.5-2% नीचे आ चुका है। कोटक और एक्सिस में सुबह से ही दबाव था और वो सेल साइड की पोजीशन दरअसल एक्सिस में ज़्यादा मैग्नीफाई होती दिखाई दे रही हैं। अब ये 1.32% के नुकसान पर स्टॉक आ चुका है और HDFC नियरली 1% का नुकसान दिखाता हुआ। मानस, चारों में बताइए वीकेस्ट क्या है और इस समय कोई मंदी का ट्रेड लिया जाए या फिर बचे उससे? देखिए, एक्सेस पे तो ऑलरेडी हमने गिरावट देख ली है, तो मेरे ख्याल से अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 634 का सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 615 तक की गिरावट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 637 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, 615 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं डीएलएफ की। डीएलएफ ने गुरुग्राम के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में धमाकेदार सेल्स की है। कंपनी ने डीएलएफ प्रिवाना साउथ में 7200 करोड़ से ज़्यादा की बिक्री की है। इस खबर और रियल एस्टेट की सेहत पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डीएलएफ के जॉइंट एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर आकाश ओहरी। आकाश जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि ये कितनी यूनिट्स आपने बेची इसमें और क्या रियलाइजेशन रहा आपके लिए यहाँ पर? गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। 1113 यूनिट्स थे जी, अबाउट 7200 करोड़ इज व्हाट वी हैव डन। और ये 7200 करोड़ की सेल करी है हमने जी। ठीक है, ये समझ गया, 7200 करोड़ 1113 यूनिट, लेकिन पर स्क्वायर फुट क्या रियलाइजेशन रहा आपका यहाँ पर? करीब 18,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का रियलाइजेशन हुआ जी। 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट। और ये करंट ट्रेंड से ज़्यादा है, मतलब जो लास्ट आपकी डील हुई थी उससे ज़्यादा है या उससे थोड़ा कम है? नहीं, उतना ही है। वो एरिया पूरा नया इकोसिस्टम के हिसाब से डेवलप हो रहा है। प्रिवाना उसका नाम है एंड दिस इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ PLFI। जैसे हमने वो इकोसिस्टम इधर बनाया था वैसे ही हम वहाँ बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द लॉन्चेस देयर। उधर 25 एकड़ का ये लॉन्च है जी एंड अबाउट 7 टावर्स, ब्यूटिफुली स्प्रेड आउट, एम्पल ग्रीन्स, ग्रेट कनेक्टिविटी। अगर आप देखें तो आपके मुंबई एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में है, SPR बगल में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत सुपीरियर है। आपका ग्रीन लंग है, द लार्जेस्ट रिजर्व, आई मीन द फॉरेस्ट देयर इज अबाउट 10,000 एकड़ की एक फॉरेस्ट रिजर्व है। यू गॉट कॉर्पोरेट्स लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस वहाँ मूव इन कर रहे हैं। एयर इंडिया का बहुत बड़ा अभी अनाउंसमेंट सुना होगा आपने, एक हब बना रहे हैं उधर। TCS ऑलरेडी है। सो जो आप एक सोशल फैब्रिक चाहते हैं, लगता है जी। आकाश जी, आई थिंक आपकी लाइन थोड़ी सी वीक हो रही है। अच्छा, 1113 यूनिट्स, इट्स ऑल योर होल प्रोजेक्ट इज बुक्ड आउट, सोल्ड आउट, या फिर कुछ अभी भी यूनिट्स बाकी हैं? एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो ये कौन लोग हैं? आर दे प्राइमरली रिटेल बायर्स जो खरीद रहे हैं या विदेश से पैसा आ रहा है? अगर आप हमें कुछ एक अंदाजा दे सके, डेमोग्राफिक्स दे सके इन बायर्स की भी। नहीं, ये पैसा पूरा यहीं का है। ऑब्वियसली NRI का पैसा भी है, 20% से प्लस NRI's इन्वेस्टमेंट्स आर इन दीज प्रोजेक्ट्स, बट मोस्टली इंडियंस। और आप अगर देखें इसका जो डेमोग्राफिक अगर मैं आपको दूं तो इसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेस के लोग हैं, कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 80% अगर आप देखें, 80-85% आर रिटेल ओनर्स। आप देखें कि अगर हमारी प्रेस रिलीज में भी आपने पढ़ा होगा, हम 50 लाख रुपए इज व्हाट आर बुकिंग अमाउंट वाज, एंड विच इज वेरी अनकन्वेंशनल। आप जानते हैं रियल एस्टेट जनरली 5-10 लाख में बुकिंग कर देते हैं, तो हमने वो भी किया। हमने बल्क सेल्स तो हम वैसे भी नहीं करते, बट हमने
each family को we try to make sure that सिर्फ एक unit मिले. So these are all end users, and I'd call them end users, people who are wanting to live in these homes. और बहुत homogeneous होगा ये, because सारा जो इनका units हैं वो 3500 square feet का एक unit है, and all of them are, other than the 14 odd penthouses, all of them are similar. How many of these, आकाश जी, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे? क्योंकि कई लोग आजकल अपने ESOPs को बेचकर वो कैपिटल गेन बचाने के लिए प्रॉपर्टी में भी लगा रहे हैं. एनी फिगर, एनी आइडिया इसमें से कितने शायद स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोग होंगे? इस स्केल पे अगर आप वो सेल्स देखें और डिमांड देखें, तो दैट इज स्प्रेड आउट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स. तो जैसे मैंने आपको बताया, सबकी अपनी मोटिवेशन है. डॉक्टर्स की मोटिवेशन है, वहाँ ग्रीन लंग है सबसे बड़ा, सो इट इज डूइंग वेरी वेल. कॉर्पोरेट वालों की मोटिवेशन है बिकॉज इट्स सो वेल कनेक्टेड टू एवरी रोड नेटवर्क, सो they can have the privacy of their homes and yet go to their workplaces in the matter of some, maybe minutes or, half an hour, give or take, in Gurgaon. And then therefore everybody's got their own motivation, but I think overall it's a DLF product. It's a great endorsement to the DLF brand. And agar aap dekhein, it's just the beginning of very many things that you will hear from us for the year. And all I can say is कि we are humbled and overwhelmed with the kind of response that we have got. अच्छा, अभी तक तो हम लोग ये सोचते थे कि ये जो अपार्टमेंट के रेट्स होते हैं ना, ये मुंबई के लिए रिजर्व्ड होते हैं. ये मतलब खैर वो यहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे, जो हमारे यहाँ पर, चलिए मैं इंडिविजुअल नाम्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन कुछ हमारे दोस्त, कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने इन जगह पर काफ़ी प्लश अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं. लेकिन ऐसा एनसीआर की मार्केट में क्या हुआ पिछले 2 साल में, वो कैमेलियाज फॉर एग्जांपल, जहां पर अब आज की डेट में मेरे ख्याल से 50 से 90 करोड़ के रेट्स पर फ्लैट्स बिक रहे हैं. ऐसा गुड़गांव की मार्केट में इन पर्टिकुलर क्या हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर सप्लाई की कमी है, सप्लाई भी बहुत है, और गुड़गांव एक्सपैंड भी हो रहा है, अपर गुड़गांव, आउटर गुड़गांव, सब कुछ हो रहा है. उसके बावजूद ये, और मैं यही पढ़ रहा था कि जो इन्वेंट्री है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री लोवेस्ट लेवल पर आ गई है. ऐसा क्या हो रहा है? ऐसी क्या डिमांड, कहाँ से आ रही है इतनी डिमांड? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है पोस्ट कोविड, जहां आप भी और मैं भी उसी ट्रेंड के वी आर गोइंग थ्रू द सेम ट्रेंड, अगर मैं इसको आपको समझाऊं. और मैं इसको ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ जी. लोग, पीपल फील दैट लाइफ इज फाइनाइट, दे वांट टू लिव इट अप. रियल एस्टेट टॉप 3 प्रायोरिटीज में आ गई है. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट परचेज, जो आप पहले नहीं देखते थे. और एक और मैं आपको आंकड़ा दूंगा, जो बहुत आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि जो 30-35 का जो सेगमेंट है, एज ग्रुप, वो यंगस्टर्स अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में घुस गए हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. पहले वो सिर्फ रेंटल अपार्टमेंट्स में रहना चाहते थे, अब वो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में आ गए हैं. अपने घर लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं. रेंटल इनकम्स इन द रेसिडेंशियल बिजनेस भी अच्छी हो रही हैं. तो अगर आप देखें, ये ट्रेंड बिल्डअप हुआ है. देखिए, डिमांड has been latent, डिमांड बहुत है. It's just that आप एक अच्छे तरीके से करिए, आप इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी रखें, आप अपने कस्टमर को फर्स्ट रखें, उनका पैसा पहले बने, आपके पार्टनर्स का बने, फिर आपका बने. आई थिंक ये इस तरीके से अगर आप कोई मॉडल चलाएं तो वो सक्सेसफुल रहता है. और डीएलएफ हिस्टोरिकली, देखिए, वी आर नाउ अ 76-year-old कंपनी एंड वी टेक आवर बिजनेस एक्सट्रीमली सीरियसली. तो जहां भी आप देखें, कस्टमर हैज ऑलवेज कम फर्स्ट टू अस, और कस्टमर बेनिफिट एंड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज इज पैरामाउंट. मार्जिन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वी विल नेवर बी इन द रैट रेस ऑफ launches. We will make sure that they have to make sense, and therefore you will always see us maybe
not in the numbers game that way, but you will always see in the qualitative nature of business में हम जरूर आपको सबसे आगे पाए जाएंगे। और दूसरा, जहां तक आपने गुड़गांव की बात करी, गुड़गांव जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से सरकार गुड़गांव में पैसा लगा रही है और विजन है, हैट्स ऑफ टू दैट, बिकॉज अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत सुपीरियर है, एक मेल्टिंग पॉट है, बहुत नेशनैलिटीज गुड़गांव में रह रहे हैं, लेजर ऑप्शंस हैं, हॉस्पिटैलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड। सो अगर आप देखें इट्स अ कंबाइंड जो बेनिफिट्स हैं गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का। एनआरआईज आज इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर रहे हैं, और मैं ये स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा जी। जो इंडिया आउटरीच हुआ है पिछले 5-7 साल में, और जब मैं जाता हूं, जो जितने में एनआरआईज डायस्पोरा से मिलता हूं, देयर इज this renewed love for the country, and सबको लगता है कि जी now we must get a pie of this development. So I think we are a direct beneficiary of all the work that आकाश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक डिवीज़न और है डीएलएफ का जिसके लिए आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में काफ़ी काम किया है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्लोर। मतलब इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर की सब्सटेंशियल सेल्स वहाँ से आई है। वो कैसा कर रहा है इस वक्त, और करंट क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है, और यहाँ पे मार्जिन्स कैसे हैं सर? इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी डीएलएफ के अच्छे कर रहे हैं जी। वी आर सोल्ड आउट इन मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, जो हमने 3 साल पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एंड वी हैव डन वेरी वेल। मार्जिन्स देयर आल्सो हैव बीन रीजनेबली गुड। और डीएलएफ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में एडवांटेज ये है कि सिंस डीएलएफ का ब्रांड है, उसकी रीट्रेड की वैल्यू भी बहुत अच्छी है। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जनरली एक इंडिपेंडेंट फ्लोर का ट्रेंड होता है कि भाई एक बार आप बेच दें, उसके बाद वो बिकता नहीं है, या जब आप लेने जाते हैं आप एक नई चीज लेना चाहें। बट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स डीएलएफ के जो हैं वो रीट्रेड भी उसी तेजी से होते हैं जो आज मैं फेज 1, 2, 3, 4 डीएलएफ सिटी में देख रहा हूं। दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ओके आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, और आई थिंक जो इस पर बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको लेकर अपनी बातें रखी बहुत शानदार तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। इंडिसेस डेलो पर निफ्टी 21,525, यानी पिछले लगभग 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, या फिर कह लीजिए कि ये ट्रेजेक्ट्री सेकेंड टाइम टेस्ट होती हुई, और अनुज फाइनली ये मैसेज मार्केट दे रहा है, मतलब 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को बार बार छूना, और अब फाइनली निफ्टी बैंक अनुज बिलो 20 डेमा, क्लियर मैसेज है। आई थिंक वो सेलिंग को हैंडल नहीं कर पा रहे मार्केट इस वक्त। तो मैं अभी भी कहूँगा कि एक दिन और दे के देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी हम उसके नीचे बंद नहीं हुए, प्लस कंक्लूसिव एविडेंस शायद अभी भी ना मिला हो, और ये मार्केट इस तरीके का रहता है ये। लेकिन एग्जैक्टली 20 डेमा पर अब हम हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में अब हम फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और सीरीज़ लो के बस थोड़ा ही ऊपर रह गए। सीरीज़ का लो 21,500 है, और एकदम इसके नीचे अगर बंद हुए तो ये मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत बढ़ी है, काफ़ी वीकनेस बढ़ी है आज बैंक निफ्टी में, और उसको लीड कर रहा है अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली एसबीआई अब करीब देखिए 2.5% नीचे। उसके अलावा आप देखिए कोटक में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया, एक्सिस बैंक में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। तो ये सब क्लियरली मार्केट के लिए अच्छे इंडिकेशन नहीं है, और 720 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा इंटरेस्टिंगली कि मिड कैप्स अभी भी उतने ख़राब नहीं है। अभी भी इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड लिस्ट सारी की सारी ग्रीन है, एक भी रेड नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा कॉशियस रहिए, और देखते हैं कल और परसों। वैसे भी ट्यूसडे और वेंसडे को बैंक निफ्टी के लिए टफ रहते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, वो वन वे रैली जो थी ना वो खत्म हो गई है। जो वन वे रैली थी दिसंबर की चल रही थी जो, वो खत्म हो गई है। अब आप उसी तरीके से नहीं पैसा बना सकते। कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है महीना चेंज होने से। देखिए बहुत चीज़ें चेंज आती है। एक तो महीना चेंज हुआ, प्लस साल चेंज हुआ, और काफ़ी लोग फ्रेश एलोकेशंस करते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग मार्केट्स को देखते हैं, अपना पोर्टफोलियो रीएलोकेशन करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। इसके लिए जनवरी में वो वॉलेटिलिटी आती है, जो नॉर्मली पिछले 4-5 साल से भी रही है, और इस बार भी ट्रेंड इंटैक्ट है जनवरी की इस वॉलेटिलिटी का। लेकिन एक स्टॉक वापस डिस्कस करते हैं। एक बार जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए फिर से एक बार, हिंदुस्तान कॉपर अब करीब 6% नीचे। माइनस इसमें वर्टिकल सर्ज आया था। आज की डिक्लाइन को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए अब एक बहुत अहम लेवल है और वो बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये 362 के नीचे फिसला तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 240 से 235 तक की रेंज देखने को मिलेगी। और बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ी रैली पिछले करीब 7-8 हफ्ते में देखी है। तो करेक्शन बिल्कुल ड्यू है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 262 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। और डायरेक्टर साहब राजेश जी हमारे मौजूद हमारे साथ। देखिए राजेश जी, एक दो स्टॉक्स में आपसे मार्क करना चाहूँगा और अपने भी कुछ कन्विक्शन आइडियाज़ दीजिएगा आप यहाँ पे। एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पर वो कुछ काउंटर्स जो कि अब अपने एसएल्स को ट्रिगर मतलब ले रहे हैं हाथों हाथ। एक बार आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, रेंज टूटती हुई 922 पर आपका 100 डीमा वॉलेट होता हुआ। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पर, आपका कन्विक्शन ट्रेड भी क्या रहेगा इस वक्त? देखिए स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो बना हुआ था उसको आज ब्रेक डाउन करते हुए दिखा है, और जिस तरीके से अब ये 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 880 इसके नेक्स्ट सपोर्ट है। हमें लगता है वहां तक की भी डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही। तो अब यहाँ पे अगर स्टॉक 935 के नीचे ही रहता है तो हमें लगता है यहाँ से 900 और 885 तक ये डाउन साइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हम जो आज मेरे यहाँ पे ट्रेड है वो है एक सेल साइड का है और एक बाय का है। और सेल साइड में मुझे लगता है कि यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को अब डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया है। जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप बने और स्टॉक में प्रीवियस स्विंग लो को अब ये चैलेंज करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। लोअर साइड में सेल साइड के टारगेट हम जो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 1585 1580 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना है शॉर्ट करने का वो होगा करीब 1648 के आसपास। लॉन्ग साइड का ट्रेड जो लेना है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से HPCL हमें लगता है कि काफी कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इस वॉलेटिलिटी के चलते भी स्टॉक एक स्टेबल यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, हमें लगता है HPCL में एक मोमेंटम फर्दर अपसाइड का आते हुए दिख सकता है। 445 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 423 का। अब एक काम करते हैं, ये होगी राजेश पालवे जी की दो पिक्स, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, M&M शॉर्ट, HPCL लॉन्ग। 4 का चौका का टीजर देते हैं, फिर शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, राजेश पालवे जी से FNO सुपरस्टार, गाबा सर आज देंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी से बात करेंगे। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाइटन में। टाइटन यहाँ पे मुझे थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 3400 के एक पोजिशनल टारगेट के लिए आप सेल ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3800। तो यहाँ पे 3700 का जो पुट है जो रफली अभी 64 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 45 का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे टारगेट्स 83 एंड 100, ये दो टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस है। 3700 का पुट लेकर चले जो 64 पर है, और यहाँ पर डिसेंट रिटर्न बनने के चांसेस। राजेश जी बताइए FNO सुपरस्टार साथ जाना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए स्टॉक यहाँ पे जिस तरीके से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है 1150 के लेवल को, हमें लगता है कि अडानी पोर्ट में अपसाइड का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1210 की तरफ। तो अडानी पोर्ट बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होंगे आज के डे लो 1155 के आसपास। और 4 का चमत्कार पिक करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड करा है 2862 पर, अच्छा लगता है, बेस बना हुआ आज का बार बढ़िया है। स्टॉप होना चाहिए एस्कॉर्ट्स का करीब 2837 का। टारगेट ऑन द अपसाइड 2900 के नजर आते हैं। यस एस्कॉर्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदी के आइडियाज आ रहे, तेजी के भी आ रहे हैं। शरद जी बताइए मिड कैप फंडा। अवंती फीड्स होगा हमारा मिड कैप फंडा। अवंती फीड्स देश की सबसे बड़ी श्रिम्प फीड कंपनी है। पिछले कुछ समय में मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है क्योंकि वीट और सोया की प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हुई थी, बट वो अभी कंट्रोल में है। हमें लगता है सोया के प्राइसेस नीचे हैं, उसका फायदा आपको मार्जिन्स में दिखना चाहिए।
और जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ती है वहाँ भी फायदा दिखना चाहिए। रिसेंटली कंपनी ने 6 लाख की कैपेसिटी के ऊपर 1,75,000 रुपए की 1,75,000 MT की फ्रेश कैपेसिटी चालू की है। जैसे जैसे ये रैंप अप आता है वो फर्दर 30% अपसाइड की गुंजाइश क्रिएट कर देता है। और ग्रेजुअली हमें लगता है जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स भी स्टेबलाइज हो रहे हैं तो जो इनका श्रिम्प फीड वाला बिजनेस है वहाँ पे भी काफ़ी स्टेबलाइजेशन आ जानी चाहिए, मार्जिन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कैपेक्स की वजह से ग्रोथ आनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 रुपए जैसी अर्निंग कंपनी आसानी से 30-35 रुपए जैसी रिपोर्ट कर देगी और 20-25 का मल्टीपल मिल जाना चाहिए कंपनी को। तो 700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अवंती फीड्स। तो ये सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर मैं एक एक करके दोहरा देती हूँ। हमने सस्ता ऑप्शन में शुरुआत की टाइटन के साथ 3700 का पुट लेने की सलाह शिल्पा ने दी है, 64 पर सजेस्ट किया। 83 और 100 आपके लिए टारगेट का काम करेंगे, स्टॉप लॉस आपका 45 रहेगा। अगला ट्रेड है राजेश पालविया की तरफ से अदानी पोर्ट का तेजी वाला ट्रेड, 1200 पहला टारगेट, 1210 अगला टारगेट। काबा साहब बुलिश है एस्कॉर्ट्स पर। एस्कॉर्ट्स में जो टारगेट आ रहा है 2900 का आ रहा है, 2837 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अवंती फीड है फिर अगला ट्रेड मिड कैप फंडा में तेजी का कॉल जो शरद अवस्थी ने इस समय दिया है। जी, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें कुछ ट्रेड्स थे जो आज के हमने 4 का चौका के सेगमेंट पे लिए। लेकिन अब एक बात करते हैं और वो है एफएमसीजी स्पेस को लेकर। देखिए मार्केट से डे लो, लेकिन एक इंडेक्स एफएमसीजी डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे, वो आज सुबह से ही उसका मूड काफ़ी ख़राब है। गौरतलब है कि ये इंडेक्स इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने वाला इंडेक्स था और एक ही सेशन में इसने अपनी मेरे ख्याल से लास्ट 15 दिसंबर के बाद पहली बार 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को छुआ। लेकिन ये सब हुआ क्यों? और वो थे क्वार्टरली अपडेट्स के जो अपडेट के आंकड़े आए वो बहुत अच्छे नहीं आए। आपकी स्क्रीन पे कुछ गोदरेज कंज्यूमर के आंकड़े आएंगे, मेरिको के आंकड़े आएंगे, डाबर के आंकड़े आए और इनफैक्ट मेरिको डाबर पहले से काफ़ी प्रेशर में थे। गोदरेज कंज्यूमर आज काफ़ी डिप ले रहा है। इन क्वार्टरली अपडेट्स पर और एफएमसीजी सेक्टर को थोड़ा सा हम बारीकी से स्कैन करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रियम तोलिया साहब। प्रियम, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियम, सबसे पहली बात, जो ये 3 कंपनियों ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए, इसमें सबसे नेगेटिव चीज़ आपको क्या नज़र आई? स्पेशली मैं जिस चीज़ से इस कार्यक्रम मतलब चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा वो है रूरल स्पेस में, और जो डिमांड है वो काफ़ी अभी तक जिसमें कहते हैं ना अपटिक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या बाजार को यही चीज़ सबसे ज़्यादा हतोत्साहित डिमोरलाइज कर रही है? यस, थैंक यू। सो सही में कि जो अपडेट्स आए हैं कंपनी के, तो जो मेन नेगेटिव चीज़ जो रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा रूरल रिकवरी होगा, यहाँ ये क्वार्टर से हमें रूरल वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप दिखेगा फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट द फेस्टिव सीजन वाज देयर। बट ये नतीजे जो कंपनी के आ रहे हैं, जो प्री रिजल्ट्स अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कहा गया है कि जो रूरल है अभी भी पिकअप नहीं हो रहा है। तो उन्हें लगता है कि अभी भी रूरल पिकअप होने में टाइम है और एक क्वार्टर जा सकता है, उसके बाद दे एक्सपेक्ट दैट द रूरल रिकवरी आ सकता है। तो बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज अबाउट द इंक्रीज कॉम्पिटिशन। तो जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए हैं तो कंपटीशन भी बढ़ चुका है, राइट? तो कंपनीज को वहां पे भी एक दूसरा एक एंगल है जो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, व्हिच इज व्हाई द एंटायर एफएमसीजी कंपनीज अंडर प्रेशर। प्रियम, गुड आफ्टरनून। तो इसमें गोदरेज कंज्यूमर इन पर्टिकुलर पर इस समय आपका व्यू क्या है और प्राइस टारगेट्स क्या है यहाँ पर? सो हम गोदरेज कंज्यूमर नहीं करते हैं, मैरिको नहीं करते, बट हम डाबर को जरूर करते हैं। सो वी बिलीव दैट डाबर को भी थोड़ा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखे तो वो भी प्रेशर में रह सकता है। तो बिग बॉयज में लीवर पर क्या व्यू है आपका इस समय और वहां से क्या एक्सपेक्टेशन है? Again, the lever, obviously, it's a big boy of the FMCG sector, and वो barometer कहा जाता है। If one wants to see के FMCG कैसे grow करे, तो levers के numbers देखे जाते हैं। But again, levers के अगर हम देखें कि जो भी 3 segments जो है, तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि we expect that the overall low to mid single digit volume growth आ सकता है कंपनी के लिए। But we'll also have to see के उनके जो पूरे नतीजे हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं फॉर द कंपनी। सो वी आर cautious in terms of large caps particularly.
ओके अच्छा, इसी प्रियम लार्ज कैप्स तक रहें और आई थिंक हम अगर अपना यार्डस्टिक एचयूएल को भी बना के चलें फॉर मार्जिन्स एंड वॉल्यूम्स फिगर, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस क्वार्टर, वो किस रेंज में है? मतलब कुछ बेसिस पॉइंट हम उससे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस एक सही रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री ऑफ मार्जिन्स और जो वॉल्यूम्स की रहेगी वो क्या नजर आती है आपको इन केस ऑफ एचयूएल, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप्स ओनली? लगता है कि फॉर रीजनेबल वे हमें देखना चाहिए फॉर द लार्ज कैप्स लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए फॉर द क्वार्टर अगेन, एंड इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स इफ यू सी, तो वो लोग वहाँ पे हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस एंड ज्योति लैब्स कुड परफॉर्म बेटर। उसके रीजंस ये है कि उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रूरल। तो व्हाट आर प्ले इज दैट कि जो छोटे प्लेयर्स है जिनका पेनिट्रेशन छोटे टाउन्स में या फिर रूरल में नहीं है, वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनका वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगा। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अगर हम टॉप लाइन देखें तो वी बिलीव दैट द परफॉर्मेंस ऑन द स्मॉल एंड द मिड कैप वुड बी बेटर कंपेयर टू लार्ज कैप्स। अच्छा, मैं अगर मान के चलूँ कि इस वक्त थोड़ा सा नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहते भी हैं और थोड़ा सा अगर आप देखें वॉल्यूम्स या फिर मार्जिन्स की पिक्चर थोड़ी सी डिटेरियोरेट होती है, फिर भी प्रियम आपके जो टॉप पिक्स रहेंगे जिनको आप डिप्स में बाय करना चाहेंगे वो कौन कौन से हैं इस वक्त? सो हमारे टॉप पिक्स जो रहेंगे डिप्स पे बाय करने के लिए नेस्ले होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वुड बी वरुण बेवरेजेस एंड थर्ड वुड बी ज्योति लैब्स। ये टाटा कंज्यूमर पे आपका व्यू अगर प्रियम अगर कुछ शेयर कर पाए तो? एक बहुत सब्सटेंशियल मूव था इसमें, मतलब आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस इन द स्पेस। टाटा कंज्यूमर पे व्यू है आपका कुछ इस वक्त? नो, वी डोंट हैव कवरेज ऑन टाटा कंज्यूमर्स। ओके प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और आपने टॉपिक्स को सुना और आई थिंक हमने जो एचयूएल को आधार बना के थोड़ा वॉल्यूम्स और एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को जानने की कोशिश करी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर एज ऑफ नाउ इन क्वार्टरली अपडेट्स में नज़र आ रहा है कि जो रूरल सेगमेंट में, रूरल मार्केट में, रूरल इंडिया में जो ग्रोथ के अपटिक्स की पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहा था, मतलब जो एनालिस्ट की लॉबी, वो एज ऑफ नाउ विजिबल नहीं है। टॉपिक्स यहाँ पे प्रियम के आपकी स्क्रीन पर हैं। मीनवाइल निफ्टी बैंक अभी भी डीएलओ की ट्रेजेक्टरी में है और निफ्टी करीब करीब 21,530, दैट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन स्टिल अगर आप देखें परसिस्ट कर रहा है। करीब करीब 21,500 की ट्रेजेक्टरी अभी भी निफ्टी ने वॉलेट नहीं किया, बट 180 पॉइंट नीचे डाउन ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो इस वक्त खासा पैनिक में है। लेट्स ब्रिंग आरती इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 1.5 पर आके ट्रेड कर रहा है और जिस स्पेस की हम बात कर रहे थे मैरिको, एफएमसीजी बास्केट में 526.10 पे। राजेश पालवे जी, मैरिको पे आपका आउटलुक और क्या 519 520 की ट्रेजेक्टरी जो कि आज का लो है, अगर कल परसों के सेशन में ये वॉलेट करे तो प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से गैप डाउन होकर स्टॉक में एक फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली और स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल हमें लगता है कि 519 520 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो यहाँ पे नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट 505 की तरफ ओपन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आप नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि वीकनेस यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो 520 के नीचे अब यहाँ से फ्रेश शॉट वापस ओपन किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर कल के सेशन में फॉलो अप सेलिंग मिलती 520 के नीचे तो शॉर्ट का ट्रेड ले 505 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 532 के आसपास। ओके मैरिको यहाँ पर भी सेल कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ एड्रेस करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को। मार्केट सेक्टर स्टॉक्स इन सब पर बातचीत करने के लिए मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। रक्षित, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो 2024 में हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपको और आपकी पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स एज ए कैटेगरी ओवररेटेड है? हाँ, सो एज ए कैटेगरी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कंफर्ट हमारे को लार्ज कैप्स में है, बोथ एट अ मार्केट कैटेगरी लेवल एज वेल एज इन आवर फंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। When it comes to small cap and mid cap, हमारे जो funds हैं, let's say little champs in our small cap, वहाँ पे valuations पिछले 1-1.5 साल में कुछ ज़्यादा चले नहीं थे because of our exposure to the chemical sector.
But otherwise, in general, for the market, small cap, mid cap, I agree. There's enough reason to be cautious. पिछले 12 महीने में वैल्यूएशंस उस पूरे बास्केट के काफी ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं। इस समय आप कैश कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? क्या अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में ही टॉप अप कर रहे हैं या कोई और रिसेंटली आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया जहां पर आपने पैसा डाला हो? नहीं, हमारे रिसेंटली काफी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे स्मॉल कैप बास्केट में बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए हैं। जैसे कंपनी है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, प्री फैब्रिकेटेड बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं वो। We've added that to the portfolio. There is one hospital stock 3-4 months back. We added that to the portfolio, etc. So small cap में selectively ऐसे exposure बढ़ाया है। Large cap में 4-5 months back we added a retailer Trent in the month of August in our portfolio. We have increased allocations to some areas in the large cap space. Broadly speaking, the trends that we can see, there are some positives and some negatives, and hence we are playing like that. So Chinese dumping थोड़ा कम हुआ है, लेकिन export अभी बढ़ा नहीं है, and hence in our chemical sector exposure, we are more excited now. Private capex अभी उतना अच्छे से उठा नहीं है, public capex से ही अभी चल रहा है, hence we have not yet increased too much exposure there. Home building material, as I said, is doing very well. People are moving from rented homes to bought homes, and home building material demand has gone up thereafter. So we are more excited there. So there are certain pockets where we see positivity. There are others where we are a little concerned at a big picture level, and hence not exposing ourselves. ओके रक्षित, जब अभी आपने मंच ज्वाइन किया, ठीक उससे 5 मिनट पहले हम एफएमसीजी सेक्टर पे बात कर रहे थे, जहां पे आज काफ़ी प्रेशर भी है बिकॉज ऑफ देयर क्वार्टरली अपडेट्स। अब आज से 2 रोज़ पहले जब बहुत तेज़ी थी तो हम इस बिलीव में भी, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिसर्च एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि फॉर 24 आई थिंक 24 रेट कट्स के बाद आपके पास एक डिस्पोजेबल इनकम जो कि डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी आई थिंक एक्सपेंसेस और आपकी जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों को पुश करेगी। बट सडनली ये जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, इसको और इसके बाद के डिप को आप कैसे रीड कर रहे हैं और एफएमसीजी पे आपका आउटलुक इस बात का? Yeah, no, you're right. So when it comes to the here and now, हमें जो दिख रहा है consumption में bottom of the pyramid, middle class and lower strata of the society, bottom of the pyramid में काफी slowdown है consumption का। At the same time, premium and luxury में कोई slowdown नहीं है. So premium and luxury end of the consumption is doing very well, and hence overall GDP print of 3% also is pretty weak in consumption. So consumption as a basket more weighted towards the bottom end is struggling. We see the only exposure we have in our portfolios to FMCG is Nestle, where Nestle actually is ऐसा कंपनी है जो पिछले 6-7 साल से, स्पेशली आफ्टर द मैगी फियास्को, पिछले 6-7 साल से काफी इनिशिएटिव्स ले रहा है, आइदर टू एक्सपैंड मार्जिन्स, बिकम मोर एफिशिएंट, या फिर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस, एंड हेंस इवन वॉल्यूम ग्रो डबल डिजिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So Nestle is beating this theme of slowdown in middle class consumption, and that's our only exposure. आपकी बात बिल्कुल सही है. FY25 में the big piece to be observed will be जनरल इलेक्शन हो जाने के बाद क्या गवर्नमेंट केपेक्स पे स्पेंडिंग करती रहेगी, गवर्नमेंट केपेक्स की तरफ, या क्या गवर्नमेंट ओपेक्स सब्सिडीज एटसेट्रा की तरफ स्पेंडिंग करेगी. अगर ओपेक्स सब्सिडीज एटसेट्रा की तरफ हुआ तो वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को काफी सपोर्ट मिलेगा कंजम्पशन में. अगर गवर्नमेंट केपेक्स की तरफ ही हुआ तो मे बी 1-2 साल लग जाएगा. At the same time, you're also right, leverage in household levels has gone up, not just personal loan and unsecured loan, etc., even home loans. So there's a very large part of our population who has shifted from rented houses to owned houses. And this shift leads to suddenly increase in interest outgo on the loans you have taken, compared to जो पहले rental yield जो बहुत ही nominal था, 2-3%. So as a result, wallets have become shrunk. Wallets थोड़ा compress हो गया है, because of which this pain is there. So
इंटरेस्ट रेट अगर कट हुआ, आरबीआई ने अगर ऐसा कुछ किया अगले 12 महीने में लेट्स से, तो सर्टेनली स्मॉल टिकट कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा. Otherwise, at the moment, you have to be very selective on the stocks. You can't expect, I mean, there is no catalyst of the next 2, 3, 4 months otherwise for the sector that we see, FMCG. अच्छा रक्षित, एक और स्पेस जिसको मेरे की बात करना चाहूँगा, दैट्स OMCs. आई मीन बीते मेरे ख्याल से 5 साल में इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, स्विंग हमने नहीं देखे थे जो इस बार आई थिंक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी रही है, और विदाउट एनी कट्स जब ये स्टेट्स के मैंडेट मिले, एक बिलीव ये भी था शायद कि इलेक्शंस में जाने से पहले एक रेट कट हो, लेकिन वो फिलहाल एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहा है. आपको लगता है द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दे आर एंटरटेनिंग राइट नाउ, आई मीन ये HPCL, BPCL, IOC अभी एक सब्सटेंशियल मूव के लिए क्या अभी भी तैयार है? क्योंकि बीते 5 साल में ये प्राइसेस यहीं पर रहे हैं. आपका इस स्पेस पे व्यू OMCs पर? Yeah, so I mean, as Anuj mentioned, we usually take long-term views. Now, when you take long-term view on the OMC sector, the challenge is कि इस सेक्टर में company-specific aspects get overshadowed by regulatory involvement, interference, so on and so forth. So, as a shareholder, अगर आप इन companies को long term view से hold करते हैं, तो आपको regulatory decisions पे बहुत बड़ा call लेना है. Now, regulatory decisions they take effect more thinking about let's say the status of the economy, the status of the broader country, etc. And hence for us as shareholders, हमारा वो view बन नहीं पाता है इन stocks पे कि long term में कौन सी competitive advantage एक company दूसरी company के against रख पाएगी sustainably. So yes, there will be certain short term trade-offs available in this sector, but हमें long term perspective से कोई consistent view हमारा यहाँ पे बनता नहीं है. रक्षित, HDFC बैंक के अपडेट्स कैसे लगे आपको, और व्यू पॉजिटिव है अभी भी? हाँ, व्यू पॉजिटिव है क्योंकि हमारे को मर्जर के काफी अपॉर्चुनिटीज एंड अपसाइड्स दिखते हैं. हमारे को ब्रांच लेवल पे इंटीग्रेशन ऑफ HDFC लिमिटेड एंड बैंक एंड क्रॉस सेलिंग of HDFC limited subsidiaries by HDFC bank's branches, like insurance products and all, वो दिख रहा है. So the upsides are there. Yes, last quarter again the run rate of deposit was a tad lower than what we would have liked, but just like first quarter में काफी weak run rate था, second quarter में बहुत strong हो गया, third quarter में weak नहीं कहेंगे, but the strong run rate has seen a slight moderation, and fourth quarter. So this is a quarter-on-quarter volatility. There is nothing that concerns us on HDFC Bank's recent results from a long-term perspective. So merger के benefits मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में काफी दिखेंगे. And regulatory announcements जैसे जैसे आते जा रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, whether it be unsecured loans पे capital requirements, or whether it be the way the competitive environment will evolve as the regulatory changes have been announced, अगले 12-24 महीने में हमारे को काफी क्लियरली दिख रहा है high quality private sector banks will pull away from the rest of the sector. आपने एक स्टॉक की बात की, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये जो 1367 के करीब है, ये इसी स्टॉक की बात हो रही है? ये करेक्ट, दे मेक प्रीफैब्रिकेटेड. नहीं, मैं ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है आपसे. एक तो पहले आप ऑब्वियसली इसका रैशनल बता दीजिए, और दूसरा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहा था मैं, काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस रही है पिछले कुछ सालों में, क्वार्टर्स में कंसिस्टेंसी मिसिंग है. क्या इसकी वजह से ही आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा सा अगर रैशनल बता सकें? करेक्ट. सो हमने लिटिल चैम्प्स में खरीदा है. लिटिल चैम्प्स में हम डिस्कवरी करते हैं कुछ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो की, अनलाइक कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जहां पे हम सिग्निफिकेंट कंसिस्टेंसी इन हिस्ट्री देखते हैं बिफोर वी बाय इनटू अ स्टॉक. सो लिटिल चैम्प्स में डिस्कवरी के तहत ये स्टॉक हमने पिक किया है.
इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, मैनेजमेंट बदला है पिछले 5-6 साल में, ओनरशिप लेवल चेंजेस हुए हैं, बोर्ड लेवल चेंजेस हुए हैं, काफी सारे बदलाव हैं। वो बदलाव के बाद जिस तरह से हमारे को ग्राउंड लेवल सिचुएशन इवॉल्व होती दिख रही है, particularly from low margin categories to high margin categories, low pricing power to high pricing power orientation of the portfolio. That is one of the biggest reasons why we expect this stock to be a good investment. ओके अच्छा रक्षित, एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे, और ट्रैवल और टूरिज्म के बिना अगर इस चर्चा को हम यहीं अंतिम पड़ाव देते तो शायद अच्छा ना होगा। होटल स्टॉक्स में बीते आई थिंक 3 साल में सबने पैसा बनाया। अभी होटल स्टॉक्स पे आपका व्यू, और कोई अभी आप लोगों के पास होल्डिंग में है, किसको आपने और ऐड किया है मिड कैप में? होटल्स में हमारे पास कोई होल्डिंग में नहीं है अभी, फॉर डिस्क्लेमर। लास्ट 6 मंथ्स में वो जो डिमांड का रैली दिखा था इस सेक्टर में, वो थोड़ा सा ठंडा होता दिख रहा है। But having said that, there is also a shift in consumption wallet share for many customers in India towards more discretionary, towards more experience-oriented spending, and hence hotels is a very interesting sector. We are keeping our eyes and ears open. हम इस सेक्टर को देख रहे हैं क्लोजली। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया के लिए, और एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू, सेम टू यू। चलिए अब बात करते हैं एक स्पेस की जहां आज काफ़ी प्रेशर है। केमिकल शेयरों में आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, और सुबह एक एक्विरिस की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन सुमित से जानते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज एक न्यूज़ फ्लो आया पहले, और फिर उस न्यूज़ फ्लो के बाद एक रिपोर्ट आई, और इन दोनों का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा तमाम केमिकल स्पेस में, मेजरली एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनियों पे। तो आरती इंडस्ट्रीज आज करीब 5% नीचे, यूपीएल दोनों में बिकवाली है। एस मेटोलाक्लोर ये एक केमिकल है जिसके इस्तेमाल पे ईयू ने रोक लगाई है। दरअसल ये केमिकल जो है, इसका इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड बनाने के लिए, और हर्बिसाइड कैंसर रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको मद्देनज़र मानते हुए इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल पे रोक लगाई गई है ईयू की तरफ से। और साथ साथ ना केवल ईयू बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इन दोनों ने भी इसके ऊपर रोक लगाई है, और ये बड़े मार्केट्स के तौर पे देखे भी जा रहे हैं। अब इसी खबर के ऊपर एक रिपोर्ट आया है इक्विरस का। उनका ये मानना है कि जो कंपनियों की कीमतें हैं, जो प्राइसिंग पावर उनके हाथ में अब तक रही है, और जो वॉल्यूम रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। उनका ये भी मानना है कि यूपीएल के पास एक बड़ी कैपेसिटी है इस केमिकल की, और उनके लिए एक बड़ा डेंट हो सकता है अगर इस तरह के डिटेल्स रहते हैं तो। और आने वाले समय में जितने भी नियर टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको लेकर कुछ एक इश्यूज आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि 2017 से 19 के बीच में 3 लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूपीएल की तरफ से होते हुए दिखाई पड़े, और आरती इंडस्ट्रीज भी इसमें काफ़ी हद तक कामकाज करता है। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर का जो एक इम्पैक्ट है आय को लेकर, वो किस तरह रहेगा उसके ऊपर एक नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ उनका मानना है कि थोड़ा प्रेशर स्टॉक पे इसी के मद्देनज़र देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा केमिकल जो कि हर्बिसाइड में इस्तेमाल होता है, और हर्बिसाइड की कई इस केमिकल के ऊपर रोक, और उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस के नोट, जिसका रिएक्शन आपको दिख रहा है। तमाम केमिकल शेयर, नवीन फ्लोरीन, आरती, कोरोमंडल, यूपीएल, अतुल, ये सब वो कंपनियां जो कि एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है इधर, इन सब के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर आज के साथ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। काफ़ी वीकनेस है इसमें, इन पूरी की पूरी स्पेस में। गावा सर, कोई स्टॉक जो इन पर्टिकुलर आपको वीक लग रहा हो, या कोई स्टॉक जहां पर लोअर लेवल पर बाइंग करनी है? आई थिंक एसआरएफ वीक है। जो गिरावट हुई है, एक नीचे अप मूव मिला, फिर थोड़ा अप मूव मिला, फिर एक ब्रेकडाउन मिला, ट्रेड कर रहा है 2398 पर एसआरएफ। मुझे लगता है 2350 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 2420। एसआरएफ में यस शॉर्टिंग बनती है। एसआरएफ में शॉर्टिंग बनती है। अच्छा, जरा एक बार मार्केट पर आते हैं। देखिए, एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने डिफेंड करने की फिर कोशिश की है, वो 20 डे में। आप वीरू, एग्जैक्ट लेवल क्या है? मेरे ख्याल 47,460, 470 के आसपास है ना? ये अनुज जो बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इट्स 47,513। अब प्राइस सुबह ऊपर था थोड़ा सा, तो वो कल के क्लोजिंग के बेसिस से थोड़ा सा ऊपर आ गया। इट्स 513 एज ऑफ नाउ। ओके, हाँ, वो थोड़ा सा आज का प्राइस अगर वो इंक्लूड मतलब कर दिया जाए तो 47,513 तो ठीक है। अभी भी डिसाइसिव क्लोज नहीं है उसके नीचे। क्लोज में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब अगले 18 मिनट में कोई बहुत ज़्यादा मूव आना नहीं चाहिए।
लेकिन खैर यू नेवर नो। लेकिन हाँ, निफ्टी 21,518, 21,518, 21,517, मतलब काफ़ी समय टफ कॉल है। चलिए फिर एक काम करते हैं, कल की तैयारी करना शुरू करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक आध स्टॉक और एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद यतिन के पास जाएंगे और डीलिंग रूम का हालचाल जानेंगे। आज क्लियरली जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट आज का एफ&ओ स्पेस में वो तो बंधन बैंक की है, अब 7.5% नीचे। लेकिन यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का जायजा लेते हैं, उसके बाद BTST STBT कॉल्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस रेडार में है, ऑब्वियसली बंधन बैंक में भी बहुत सारे रूमर्स मार्केट में घूम रहे हैं, तो होप करेंगे कि कुछ क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट इस फ्रंट पे दे दे। TCS डीलर्स के रेडार पे ये स्टॉक है, क्योंकि रिजल्ट्स के पहले काफ़ी बड़ा यहाँ शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट दोनों इन्फोसिस और TCS में शॉर्ट बिल्डअप दिखाई पड़ रहे हैं। TCS की स्पेसिफिक बात करें तो डीलर्स यहाँ STBT रेकमेंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि 3600 से लेकर 3650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ काफ़ी सारे FIs बिकवाली कर रहे हैं। तो TCS एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत डाउनटिक बची हुई है। और इसके अलावा कोटक बैंक, और यहाँ बहुत सारी आपने बल्क डील्स भी देखी हैं आज के सत्र में। FIs यहाँ भी बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। ओपन इंटरेस्ट अगर हम जनवरी सीरीज की बात करें तो 7% बढ़ा है, और फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 1780 से लेकर 1800 के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं लोअर साइड पे। तो कोटक महिंद्रा बैंक सेल आपके स्क्रीन पे आएगा, ये डीलर्स के ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोटक को एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, इट्स 1824। और कोटक ऐसा स्टॉक होगा जनाब जो मतलब आई थिंक सारे बैंकों में मैंने देखी नहीं अभी, लेकिन जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं, इसका 200 डे में प्लेस्ड है 1812 और 1824। हार्डली आई थिंक करीब 12 रुपए का डिफरेंशियल बचा है। और निफ्टी अब शायद 21,503, हालांकि अब इट्स 315 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे इसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट यस एक बार टच करने की कोशिश करता हुआ, यानी हमारा जो 3 जनवरी का सेशन था जब नेस्डेक में खूब पिटाई हुई थी 2 जनवरी को, उसके सब सेकंड सेशन में उसके बाद हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी, हम ऑलमोस्ट उस लो को पैरेलली विजिट करते हुए। अनुज की जब स्ट्रेटेजी रेडी होगी तो उस पर हम आएंगे, उससे पहले एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेथ को देख लेते हैं। और मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है इन डेरिवेटिव्स में, जरा डॉक्टर साहब मार्केट ब्रेथ के स्टैट्स रखिएगा। अच्छा, पहले BTST पूरी कर लेते हैं, एक काम करते हैं। मानस, ट्रेड क्या कैरी करेंगे आप? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा, और फेडरल बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट्स पे, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 142.50, 192 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 146 के टारगेट सेट करेंगे। मानस की ट्रेड फेडरल बैंक पर थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ भी आया था सक्सेशन प्लानिंग को लेकर। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे? टफ डिसीजन। चलिए, शॉर्ट बलरामपुर चीनी 400 का स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 396 पर, टारगेट ऑन द डाउन साइड 390, बलरामपुर चीनी। टफ बट रफ में शॉर्ट पिक किया है प्रकाश सर ने, 396 पे बलरामपुर चीनी को शॉर्ट किया है। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगी ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? मैं यहाँ पे बंधन बैंक के सेल के साथ ही जाऊंगी। मुझे लगता है वो 230 का पुट यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में है, और ये स्टॉक अगर कल थोड़ा भी 1-2% और नीचे खुलता है तो ये आपको अच्छे गेंस देगा। तो कंटिन्यू विद बंधन बैंक सेल एंड आई मीन 230 पुट बाय। STBT बंधन बैंक पर राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी BTST STBT? अनुज जी, STBT रहेगी, और UPL फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉक ने आज 50 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली तोड़ा है। अगर हम टेक्निकल सेटअप भी देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप बने, हमें लगता है ये फर्दर फॉलोअप सेलिंग कल भी देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें फ्यूचर्स में करीब 548 545 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने का होगा करीब 572 के आसपास। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं मैक्स फाइनेंस को बेचूंगा, MFSL को। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सीरीज ब्रेकडाउन है, और 930 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये टूटा है, तो ये डाउन फ्लैग है जिसका टारगेट बनता है 880 का। तो 880 के टारगेट के लिए MFSL को सेल करे, स्टॉप लॉस होगा 930 का। मैथ्स फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे STBT है। चलिए अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के लेवल आइए, अब रणनीति भी बात करते हैं। आज सुबह से जो चीज़ इंडियन मार्केट्स के आगे थोड़ा सा
प्रेशर पॉइंट बनी भी हुई थी। ऑल द बैंक निफ्टी गिरा ही, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज सुबह से काफ़ी प्रेशर में थे। जब फर्स्ट टिक आया इंडियन मार्केट्स में उस वक्त ये करीब करीब 138 अंक नीचे थे, मेरे को ठीक से याद है, और अब 232 अंक नीचे। हालांकि अनुज, इसमें कोई राय नहीं कि हमारा सेटअप और सेलिंग प्रेशर विजिबल था हायर लेवल्स पे, रिजेक्शन एरिया वही रहा 21,751, पर जिस प्रकार का क्लोज हमको मिल रहा है यहाँ पे शॉर्ट कैरी करना या फिर न्यूट्रल जाना, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल वीरू, देखिए लॉन्ग भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, वो मैक्स फाइनेंशियल नहीं था, मैक्स फाइनेंशियल था, MFSL मैक्स फाइनेंशियल, जो सेल कॉल थी वो राजेश जी मैं भी देख के कंफ्यूज हो गया। वो मैक्स पे था, मैक्स फाइनेंशियल करके वो F&O वाला स्टॉक है, उस पर था सेल कॉल। देखिए स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात है ना, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, एक चीज़ जो आप छोड़ देना कि मुझे सिर्फ बाय करना है। देखिए मार्केट में ना वीरू, पैसा बनाना, सिर्फ पॉजिटिव होना, वो टाइम भी आया था दिसंबर में। हमने थ्रू आउट दिसंबर एक चीज मेंटेन की थी कि शॉर्ट करना तो दूर, शॉर्ट के बारे में सोचना भी पाप है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी परमानेंटली काम करेगी। अगर मार्केट आपको वर्डिक्ट दे रहा है, मार्केट आपको मैसेज बता रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर उस पर आइए। और इस समय मार्केट में दोनों साइड की ट्रेड्स लेने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास भरपूर मौके हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, इस लेवल पर आप शॉर्ट करके भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी उस लेवल को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। 21,500 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर वो जो 20 डे है उसको अभी भी हमने डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। तो इसके लिए मैं कहूँगा एक दिन और दे लें अगर आपको पोजिशनल शॉर्ट लेनी है तो। लेकिन मार्केट में दोनों साइड की ट्रेड्स का ध्यान रखें। और इंट्राडे में आपका पैसा अब सेल पे बन रहा है, इंट्राडे में शॉर्टिंग पे पैसा बन रहा है। मेरे ख्याल से कल कोई भी गैप अप मिल जाए किसी भी तरीके का, वो एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको शॉर्ट करने के लिए। इंट्राडे में शॉर्ट करें। पोजिशनल लॉन्ग अगर आप रखे हुए हैं तो एक दिन और देके देख लें कि वो 21,500 बच रहा है या नहीं बच रहा है। थोड़ा रिस्क है उसमें ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपने मतलब अभी तक कैरी किया है, इस 300 पॉइंट के डिक्लाइन को झेला है, तो और एक दिन देके देख लें। अगर तो आप पहले निकल गए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने झेला है वो तो एक दिन और दे लें। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, दोनों साइड की ट्रेड लेने की आदत डालें इस मार्केट में, तभी आपका पैसा बनेगा। वीरू, मार्केट ब्रेथ जी, मार्केट ब्रेथ हो रहा है, जो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे जब पैसा बन रहा है शॉर्ट पे इजीली, तो एज ऑफ नाउ इस एक पिवट पॉइंट पे, और एक और चीज़ याद रखिएगा, 21,500 एज ऑफ नाउ शुक्रवार के स्टेट्स के मुताबिक भी ऑप्शन बेस्ड था मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए थोड़ी सी एक कॉशियस कमेंट्री है। क्लोजर टू दिस लेवल 21,500 ब्रेथ पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पे आएगी। और डायरेक्टर साहब पहले कंसोलिडेटेड फिगर्स से क्या आएंगे स्क्रीन पे एक बार कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या थे, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग मात्र 27,4 में, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट क्लियरली, आई थिंक क्लियरली 21,700 की ट्रेजेक्ट्री में जो मिड कैप्स ने किया, जो बैंक निफ्टी ने किया, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि शॉर्टिंग प्रेशर था। लॉन्ग अनवाइंडिंग 13 में। आइए एक एक करके स्लाइड्स पे आते हैं, और स्लाइड्स में GMR एयरपोर्ट्स मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, HPCL, मन्नापुरम फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में अच्छा मूव था। JK सीमेंट, संवर्धन मदरसन, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। लॉन्ग बिल्डअप। TVS मोटर शॉर्ट कवरिंग के सहारे अपने करियर का नया हाई छुआ। एस्कॉट्स कुबोटा, चंबल फर्टिलाइजर्स, HDFC AMC अपने क्लोज मतलब करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आता हुआ। और HUL बैकफुट पे क्या था, बंधन बैंक, चारों खाने चित आपकी स्क्रीन पे, नवीन फ्लोरीन, केमिकल बास्केट आज की सबसे आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन पेनफुल स्पेस थी। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, आरती इंडस्ट्रीज, अगेन केमिकल बास्केट और बैंक ऑफ बड़ौदा आज क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ये सिंक हुआ। और उसके बाद डॉक्टर लाल पैथलैब, नालको, ग्रैन्युल्स इंडिया, क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट किया। फार्मा स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज, GNFC। तो आज पूरा का पूरा केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में आज पेन नजर आया। और कुछ पेनफुल अगर आप देखें जो एरियाज थे आज उसमें जहां पे पेन था, हिंदुस्तान कॉपर, डॉक्टर लाल पैथलैब। एक स्टॉक और लेके आइएगा, ABFRL, बहुत एग्रेसिव था ये स्टॉक। आज 3 दिन से मतलब 2 दिन की गिरावट के बाद आई मीन 250 से सिंक होके 231 की ट्रेजेक्ट्री में सीधे आके गिरा। एक और PSU जो कि आज काफी पेन में रही, आई थिंक शुक्रवार को भी पेन में रही थी, इट वाज कॉनकॉर, आई मीन ऑन फ्राइडे। आज भी अगर आप देखें डिप मिला, आज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे काउंटर बंद हुआ। और उसके बाद सीमेंस स्पेस में एक मिड कैप कंपनी इंडिया सीमेंस आज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे बंद होती हुई। बट इट्स GMR एयरपोर्ट AC8730 इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में जाके बंद हुआ। अच्छा एक बार HDFC बैंक और ले आइए, इस पर बात कर लेते हैं। HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक 1662 पे फाइनली ये क्लोज जो है वो एग्जैक्टली 20 डे पे है। हाई 10, क्लोज 20। शिल्पा जी, HDFC पे आपका टेक।
जी, अगर HDFC की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया एंड HDFC बैंक इज द वन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इसको अभी बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहा है। तो यहाँ पे लगार्ड है HDFC बैंक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1640 1630 के लेवल्स के लिए एक बार तो ये डिप लेगा, इसके नीचे जाता है और 1620 पे अगर ये नहीं रुकता है तो आपको ये वापस 1580 तक भी दिखाएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर ये 48,000 47,900 जोन्स होल्ड नहीं करता है आज मॉर्निंग में, तो यहाँ पे वी आर ओपन टिल 46,500 ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये जो मूवमेंट है ये आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। देन ओनली विल सी कि यहाँ पे हम लोग बाइंग में जा सकते हैं कि विल सी फर्दर स्लाइड्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बैन अपडेट दे देते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स बैन में जा रहे हैं। और देखिए ये इंटरेस्टिंग होगा, हिंदुस्तान कॉपर आया बैन से बाहर सिर्फ बैन में वापस जाने के लिए। 114% पोजीशन यहाँ पर। बंधन बैंक बैन में जा सकता है, 108% पोजीशन यहाँ पर। और BHEL बॉर्डरलाइन केस है, 95% पोजीशनिंग यहाँ पर, तो ये भी बैन में जा सकता है। तो 11 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं बैन में और तैयारी हो रही है कि 13 या 14 स्टॉक्स तक बैन में चले जाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक तरीके का रिकॉर्ड होगा अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो। लेकिन खैर यहाँ पर पोजीशनिंग काफ़ी नेगेटिव हो रही है। एक बार BHEL का चार्ट लेकर आइए, देखते हैं वो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, किस तरीके की पोजीशंस यहाँ पर ऐड हुई हैं BHEL में। हालांकि स्टॉक फ्लैट रहा है, कुछ खास मूव है नहीं BHEL में, तो छोड़ देते हैं इसको। चलिए बाकी के दोनों स्टॉक्स देख लेते हैं। बंधन बैंक पर शिल्पा जी ने कॉल दे दिया ऑलरेडी। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेते हैं। मानस, हिंदुस्तान कॉपर बैन में जाने से पहले कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? देखिए हिंदुस्तान कॉपर में अगर इसकी बात करें तो देखिए रिवर्सल तो डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन मैंने पहले भी शायद इसमें मेंशन किया कि अगर ये 62 के नीचे 262 रुपए के नीचे जाए तभी यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, उससे पहले शॉर्ट कॉल नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहीं पर स्टॉप लॉस लगाइए, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। कि हिंदुस्तान कॉपर 268.90 के जोन में ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं जहां पे आज ऑप्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ख़राब है। मैरिको को लेकर हमारा खासा डिस्कशन हुआ। एक बात याद रखिएगा, कल किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये 2 या 520 की ट्रैजेक्टरी के नीचे खुलता है तो मई 5 के बाद 2023 के बाद ये अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी होगी। ये अब तक मल्टीपल लोज लगा चुका है 520 की ट्रैजेक्टरी में। उसके बाद आप एक बार लेके आइएगा FMCG बास्केट का ही ITC। दरअसल पिछले 4-5 सेशन में बहुत अच्छा मूव दिया था, ये इंडेक्स का डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहा था। आज ये भी सिंक हुआ, बहुत तहजीब से सिंक हुआ और 475 की ट्रैजेक्टरी से सिंक होकर लगभग 465 पे, यानी इसने भी आज लगभग 22 दिसंबर के बाद पहली बार जो 10 डे की ट्रैजेक्टरी थी उसको वॉलेट किया। ये इंडेक्स के लिए लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमने वो 21,500 छुआ था तो ये और रिलायंस ने एक कहीं ना कहीं सेवर के तौर पे काम किया था। अच्छा, रिलायंस की ट्रैजेक्टरी क्या है क्लोजिंग के वक्त? मतलब वो हैवी वेट्स जो कि इंडेक्स को संभाल सकते हैं या फिर वो जो 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑप्शन बेस है, उसको डिफेंड करने में हमारी मदद कर सकते हैं। रिलायंस आज इंट्राडे में खुला ठीक ठाक, कैपिटलाइज कर रहा था ऑन द हायर साइड, फिर सिंक हुआ, टेंडेमा को तोड़ा, लेकिन क्लोज जो आ रहा है 25-85 के स्तर पे, ये अभी भी उसी ट्रैजेक्टरी में आ रहा है जिस ट्रैजेक्टरी में पिछले लगभग इस पूरे के पूरे सीरीज में 1 जनवरी से लेकर अब तक ट्रेड कर रहा है। just I think above 10-day exponential moving average from I think 5 to 6 रुपए के अगर आप देखें अंतराल से। और एक स्टॉक और लेके आइएगा, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुबह ही बात हो रही थी इस स्टॉक के बारे में कि ये आखिरकार कौन सी ट्रैजेक्टरी है जिसमें जा सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत अगर आप देखें स्क्यूज हो गया है। जो चैनल 40 रुपए की थी वो घट के हार्डली 10 रुपए की रह गई है। बट फाइनल मैसेज क्या है? एट 6270 ये डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। और आज जब SBI अपने 20 डे को वॉलेट कर रहा है तो याद रखिएगा 30 नवंबर के बाद, यानी ऑलमोस्ट दिसंबर की एक सीरीज के बाद और शुरुआती कुछ सेशंस के बाद जनवरी के, ये फाइनली 20 डे की ट्रैजेक्टरी को आज सरेंडर करता हुआ। SBI में रेंज वॉलेट हुई है, 20 डे वॉलेट हुआ है ऑलमोस्ट 15 दिसंबर के बाद। अनुज। बिल्कुल वीरू, तो खैर ये कुछ स्टॉक्स जहां पर इस समय सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, एक बार मार्केट का रिकैप करें इससे पहले एक आध इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। एक बार आप लेकर आइए चार्ट। मैं सिर्फ लास्ट के कुछ 1 घंटे का मूव देख रहा था, उसमें जो एक इंटरेस्टिंग मूव, चलिए खैर छोड़ देते हैं उसको। मार्केट में छोटे स्टॉक्स हैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बड़े स्टॉक्स पर ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं।
इन्फोसिस लेकर आइए एक बार ज़रा, टुवर्ड्स द एंड इन्फोसिस में थोड़ा सा प्रेशर आया और इन्फोसिस करीब करीब डे लो के करीब आया स्टॉक। शिल्पा जी, इन्फोसिस में कोई स्ट्रैटेजी बना रही है क्या आप? क्योंकि यहाँ रिजल्ट से पहले ऑप्शंस काफ़ी महंगे हैं एज यूजुअल। नॉट येट। अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस 1540 में फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हूँ, इसके आसपास ही है। अगर 1540 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और अगर 1500 के नीचे जाता है तो सेल अपॉर्चुनिटी। तो आई जस्ट वेट फॉर अ डे देन टू डिसाइड की स्ट्रैटेजी कैसे देंगे। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लोजिंग को समझ लेते हैं। आज यहीं से क्लोजिंग कर लेते हैं, आज वॉल पे नहीं जाते हैं। मार्केट थोड़ा सा ख़राब रहा आज। निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त, करीब करीब आपको दिखाई देगा 700 पॉइंट का प्रेशर इस समय बैंक निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर भी इस समय आज आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा और स्मॉल कैप भी करीब करीब 0.5% नीचे। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि हाँ। और अब इसके बाद आप आइए ज़रा इंडिविजुअल सेक्टर्स पर, और इंडिविजुअल सेक्टर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको दिखाई देगी कि आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर था। सारे के सारे इंडेक्सेस आप देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1% नीचे, आईटी की हमने बात की ही, ऑटो इंडेक्स भी थोड़ा सा नीचे, एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा। एफएमसीजी इंडेक्स पर काफ़ी प्रेशर था। मेटल्स इंडेक्स 1.5% नीचे। उसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 2.5% गिरा। काफ़ी प्रेशर आया यहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर। उसके अलावा निफ्टी बैंक खुद काफ़ी गिरा। मिड कैप सेलेक्ट जिसकी आज एक्सपायरी थी वहाँ पर भी आज सेलिंग प्रेशर था। तो काफ़ी इंडेक्सेस थे जहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर थे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ग्रीन में कोई खास इंडेक्स था ही नहीं, कोई भी बड़ा इंडेक्स ग्रीन में, एक्चुअली आज एक भी इंडेक्स ग्रीन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे इंडेक्सेस जो हैं अक्रॉस द बोर्ड आज रेड में बंद हुए। चलिए आते हैं फिर इंडेक्स स्टॉक्स पर और देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आज की ट्रेड में आपको विजिबल होगा। स्टार्ट करते हैं। यूपीएल सबसे बड़ा लूज़र 3.5% नीचे, एसबीआई लाइफ 2.5% नीचे, एसबीआई में सेलिंग प्रेशर, डिवीज़ लैब्स यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। वो हीट मैप रख दीजिए, हीट मैप पर दिख जाएगा बहुत क्लियरली। और उसके अलावा टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, एलटीआई माइंट्री, एशियन पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक थे जहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज़ अपसाइड पर 2-3 स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स करीब करीब 1.5% ऊपर, ओएनजीसी करीब करीब 0.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जाने से पहले। बंधन बैंक एफएनओ का टॉप लूजर आज करीब करीब 8% की गिरावट के साथ बंधन बैंक बंद हो रहा है फाइनली। और उसके अलावा नवीन फ्लोरीन करीब करीब 6% नीचे, आरती इंडस्ट्रीज 5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 5.5% नीचे। तो ये आज की मार्केट क्लोज काफ़ी ख़राब क्लोज रही, इसमें कोई डाउट है नहीं आज स्क्रीन पर। चलिए अब सीधा सौदा की टीम्स देख लेते हैं दोनों, उसके बाद इस शो को यहीं समेटेंगे। पहले लेकर आते हैं यतिन या आशीष। पहले यतिन की टीम, यहाँ पर फीएम इंडस्ट्रीज़ और क्यूपिड में अच्छे गेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% की डिक्लाइन और यूनियन बैंक में 1.5% की डिक्लाइन। इसके बाद आप लेकर आइए आशीष की टीम, और आशीष की टीम में आप देखिए इनके आउट परफॉर्मर्स। मैरिको में आज अच्छा खासा दबाव था और रतन इंडिया करीब करीब 5% ऊपर रहा। लेकिन वीरू, शो मतलब वीक की शुरुआत काफ़ी ख़राब। अब देखते हैं मंगल को कुछ मंगल होगा या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू। सोम को रही दंगल, देखते हैं क्या होगा मंगल को। और मंगल को एक बार फिर से पूरा का पूरा पैनल और हर्षदा, मैं, आशीष और अनुज सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में सारे समीकरण लेकर होंगे आपके सामने उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार।